हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ IR बैंड को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा जब हम याद करते हैं तो उसकी बैंड की पोजीशन क्या होगी और उसकी तीव्रता क्या होती है, वह उस मॉलिक्यूल की आणविक संरचना पर निर्भर करती है, जिसके निम्न कारक होते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड कपल्ड वाइब्रेशन, फोर्थ ओवरटोन और फिफ्थ फर्मी रेजोनेंस होता है। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसा कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड में कुल मिलाकर दो प्रकार के कंपन होते हैं, स्टिचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। जो बॉन्ड मॉलिक्यूल के मध्य में पाए जाते हैं उसमें स्टिचिंग वाइब्रेशंस पाई जाती हैं, और जो सिरे के साइड्स के बंद होते हैं उनमें स्टिचिंग और बेंडिंग दोनों वाइब्रेशंस जो है वो पाई जाती हैं। दोनों प्रकार के कंपन में बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनकी IR एब्जॉर्प्शन पीक जो है वह कम ऊर्जा या कम तरंग दैर्ध्य पर हमको प्राप्त होती है, जबकि स्टिचिंग वाइब्रेशन का अवशोषण उस बंध की ऊर्जा पर निर्भर करता है कि वह बंध कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको समझने के लिए हम हुक के नियम को समझते हैं, या हुक ने इसको समझने के लिए हुक ने एक नियम दिया जिसके अनुसार कंपन की आवृत्ति बंध के बल नियतांक के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार बंध की आवृत्ति निम्न समीकरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई C अंडर रूट ऑफ K अपॉन M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 पर सेंटीमीटर होती है, जिसमें म्यू इजिकल टू होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होता है, जिसे रिड्यूस्ड मास के रूप में व्यक्त किया जाता है। M1 पहले एटम का मास और M2 दूसरे एटम का मास होता है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट, K फोर्स कांस्टेंट है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। बंध जितना अधिक मजबूत होगा K का मान भी उतना ही अधिक होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो K का मान स्ट्रॉन्ग होगा। अगर दो परमाणु जो हैं वो भारी होंगे तो उनकी कंपन आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है, K का मान अगर स्थिर रहता है। इसमें भी एक एटम का मान अगर हम स्थिर रखें और दूसरे का डिफरेंट करते जाएं, मीन्स हैवी अगर एटम हो जाता है दूसरा, तो उस केस में भी क्योंकि वेट बढ़ गया है तो फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो कम हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। एक बंध लिया है हमने CH और CD, जिसमें H की तुलना में ड्यूटेरियम जो है वो
हैवी एटम होता है। तो एक बंद है आपका CH, दूसरा बंद है आपका CD। तो वेट ड्यूटेरियम का हैवी होता है हाइड्रोजन की तुलना में, तो वेट बढ़ गया है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो CH के लिए स्टिचिंग वाइब्रेशन जो है वो 2800 से 3100 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, जबकि CD के लिए 2200 पर सेंटीमीटर पर फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होती है। इसी का दूसरा एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जिसमें OH बॉन्ड और OD बॉन्ड, वेट बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो OH के लिए स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी 3570 पर सेंटीमीटर पर, और OD के लिए स्टिचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वो 3630 पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेट बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी की मान में जो है वो कमी हो जाती है। इसी प्रकार K के लिए हम देख सकते हैं, K की वैल्यू अगर बढ़ रही है मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिसमें हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, सिंगल से बढ़ती हुई डबल पे, डबल से बढ़ती हुई ट्रिपल पर होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसका मान भी जो है वो ज़्यादा होगा, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत देखते हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा, जो है आपका 2100 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। C डबल बॉन्ड C जो कि C ट्रिपल बॉन्ड से कम स्ट्रेंथ वाला है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान भी जो है वो कम हो जाता है, तो वो 1650 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी का मान और कम हो गया, जो कि हम देखते हैं कि 1000 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिसमें हम देखते हैं कि CC CO CN सिंगल बंद हैं, उनके लिए फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो 1300 से 800 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। डबल बॉन्डेड देखते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, जो कि इंडेक्स में भी दिया गया है टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अंतर्गत। उसके लिए क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, 1900 से 1500 पर सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड वाले देखते हैं बंद, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो फ्रीक्वेंसी का मान भी जो है वो बढ़ जाता है, 2300 से 2000 के मध्य उस एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो हमको प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना होती है तो यौगिक के अवशोषण की आवृत्ति जो है वो प्रभावित हो जाती है। हाइड्रोजन बनने की संभावना उन यौगिकों में होती है या किन किन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना पाई जाएगी, जिनमें कोई प्रोटॉन दाता समूह HX या प्रोटॉन ग्राही समूह Y विद्यमान हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी जिनमें एक हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं OH वाला, NH वाले एमीन्स, अल्कोहल्स, एसिड्स, जिनमें OH बंद हो और NH बंद हो, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना जो है वो पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड